India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने 3 विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने किताब का विवादित हिस्सा हटाकर दोबारा लिखने के निर्देश दिए। तुषार शर्मा के शव का होगा दोबारा पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल में जांच करेगी। दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आरोपियों को राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद को सशर्त अंतरिम राहत जमानत, उमर खालिद का केस बड़ी बेंच को भेजा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकारा, विनेश फोगाट को राष्ट्रीय शर्म कहना गलत, मातृत्व के समय ट्रायल रोकना प्रतिगामी, केंद्र ने भागीदारी की दी अनुमति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार के खिलाफ अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। कोर्ट ने हाल ही में इन विशेषज्ञों की एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कंटेंट के लिए निंदा की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने 11 मार्च के आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने वह निर्देश हटा दिया जिसमें केंद्र सरकार, राज्यों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से कहा गया था कि वे तीनों विशेषज्ञों से संबंध तोड़ लें और उन्हें किसी भी काम में ना लगाए गए। वहीं कोर्ट ने कहा, हम दोहराते हैं कि कक्षा 8 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का पाठ्यक्रम पूरी तरह अवांछनीय है और अनावश्यक था। भारत सरकार ने इस कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाकर सुधारात्मक कदम शुरू कर दिए हैं, लेकिन लेखकों के स्पष्टीकरण को देखते हुए हम आदेश के पैरा 8 में संशोधन करते हैं। सरकारों और संस्थानों को इन विशेषज्ञों से असंबद्ध होने का निर्देश वापस लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र, राज्य सरकारें और अन्य सक्षम प्राधिकार बिना पैरा 8 की टिप्पणियों से प्रभावित हुए स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी वापस ले ली कि तीनों विशेषज्ञों ने जानबूझकर तथ्यों को गलत पेश किया। विवाद कैसे शुरू हुआ? फरवरी में एक अखबार की रिपोर्ट के बाद विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले हिस्से का जिक्र था। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि किताब की सामग्री न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। इसके बाद एनसीईआरटी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि यह गलती से हुआ है और विवादित हिस्सा हटाकर सही परामर्श के बाद दोबारा लिखा जाएगा। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किताब के उत्पादन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनसीईआरटी ने किताब बाजार से वापस ले ली और माफी मांगी। एनसीईआरटी ने बताया कि डैनिनो ने अध्याय का मसौदा तैयार किया था और दिवाकर और कुमार ने मदद की थी। 11 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये विशेषज्ञ किसी भी तरह से भारत में पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की तैयारी से ना जुड़े। साथ ही एक समिति बनाने को कहा जिसमें पूर्व वरिष्ठ जज, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और जाने माने वकील शामिल हों। इसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश सिंह भी 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति को नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के साथ मिलकर कक्षा 8 और उच्च कक्षाओं के कानूनी अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करना है। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर श्रेया चोपड़ा। श्रेया, क्या जानकारी है आपके पास?
आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एनसीईआरटी जुडिशरी चैप्टर कंट्रोवर्सी केस में अपना अर्लियर ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया। ये केस क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर को लेकर था, जिसमें जुडिशरी में करप्शन और अकाउंटेबिलिटी डिस्कस की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 अकेडमिशियंस को करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज से डिसएसोसिएट करने का डायरेक्शन दिया था, लेकिन आज कोर्ट ने वो डायरेक्शन रिकॉल कर दिया और उनके अगेंस्ट की गई एडवर्स ऑब्जर्वेशंस भी रिमूव कर दी। कोर्ट ने कहा कि कंसर्न टेक्स्ट बुक के कंटेंट को लेकर था, इंडिविजुअल्स को पर्सनली टारगेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकती हैं कि इन एकेडमिशियंस को एकेडमिक प्रोजेक्ट से एसोसिएट करना है या नहीं। ये हियरिंग एकेडमिक फ्रीडम, फ्री स्पीच और जुडिशरी की इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को हाईलाइट करती है। थैंक यू। ठीक है श्रेया, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिजली उत्पादन केंद्र का अपनी घोषित क्षमता साबित न कर पाना सख्त दायित्व के दायरे में आता है। इसके लिए गलत इरादा या जानबूझकर गलती साबित करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्पादन केंद्रों को घोषित क्षमता के आधार पर निश्चित शुल्क मिलता है, इसलिए तय समय में क्षमता साबित न कर पाने पर स्वतः दंड लगेगा। मामला क्या था? यह मामला तलवंडी साबो पावर लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी पर आरोप था कि उसने जनवरी 2017 में बार वास्तविक आपूर्ति से अधिक उत्पादन क्षमता घोषित की। यह केंद्र 660 मेगावाट की 3 इकाइयों से चलता है। पंजाब को बिजली खरीद समझौते के तहत आपूर्ति होती है। टैरिफ नियमों के अनुसार घोषित क्षमता पर ही निश्चित शुल्क मिलता है, चाहे खरीदार कितना भी बिजली दे। पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने कंपनी से घोषित बिजली उत्पादन साबित करने को कहा। ग्रिड कोड 2013 के तहत कंपनी को 4 टाइम ब्लॉक यानी 1 घंटे में यह साबित करना था। राज्य के अनुसार 15, 17, 24 और 31 जनवरी 2017 को कंपनी चौथे टाइम ब्लॉक में घोषित क्षमता हासिल नहीं कर पाई। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गलत घोषणा मानी और करीब 162 करोड़ 74 लाख का जुर्माना लगाया। कंपनी के लंबित बिलों से लगभग 74 करोड़ काट लिए गए। बाद में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण APTEL ने SERC का आदेश रद्द कर दिया। APTEL ने कंपनी की दलील मानी कि कोई जानबूझकर धोखाधड़ी या गेमिंग नहीं हुई। इसके बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने APTEL का फैसला रद्द कर दिया। जस्टिस चंद्रन ने फैसले में कहा कि गेमिंग और क्षमता साबित करने में विफलता अलग है। गेमिंग में कंपनी अवैध लाभ के लिए जानबूझकर हेरफेर करती है, जिसके लिए विस्तृत जांच जरूरी है। लेकिन यहाँ कंपनी पूछे जाने पर वादा की गई बिजली नहीं दे पाई। इसे गेमिंग कहकर सख्त जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि 4 टाइम ब्लॉक में बिजली न देने पर नियमों के तहत जुर्माना अपने आप लग जाता है। अगर कंपनी तैयार नहीं थी तो उसे समय मांगना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि घोषित क्षमता साबित करना जरूरी है ताकि पता चल सके कि घोषणा ईमानदारी से की गई है, खासकर जब घोषित क्षमता पर निश्चित शुल्क मिलता हो और 80% से अधिक वार्षिक उत्पादन पर प्रोत्साहन भी मिलता हो। कोर्ट ने कहा कि लोड डिस्पैच सेंटर को घोषित क्षमता की सत्यता जांचने का अधिकार है। विफलता कोयले की कमी, मशीन खराबी या किसी भी कारण से हो सकती है। कंपनी को पहले ही इसका ध्यान रखना चाहिए था या क्षमता घटने पर संशोधन मांगना चाहिए था। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और पंजाब SERC का जुर्माना लगाने वाला आदेश बहाल कर दिया। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर करीब 162 करोड़ का जुर्माना फिर से लागू हो गया। भोपाल में त्विषा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाएगी, जहां पर त्विषा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला था। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। त्विषा के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम में खामियों का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मांग स्वीकार कर ली है। अब भोपाल में ही त्विषा का फिर से पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट ने भोपाल एम्स को शव सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। 2 दिन पहले भोपाल की एक अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। त्विषा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार ने भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम में खामियां बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।
त्विषा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं त्विषा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि वह ड्रग्स की आदी थी। पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 82, 85, 35 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इससे पहले भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता ने बुधवार को कहा था कि दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत पर अदालत की अंतरात्मा संतुष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के मामूली उल्लंघन से दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश नहीं दिया जा सकता। त्विषा के शव का 13 मई को भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था और तभी से शव मॉर्चरी में रखा है। नोएडा निवासी त्विषा के परिजन दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। पुलिस उस बेल्ट को ले जाना भूल गई थी जिससे कथित तौर पर त्विषा ने फांसी लगाई थी। इससे डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि गले पर निशान उसी बेल्ट का है या नहीं। परिवार ने पुलिस जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। दो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से 2 अलग-अलग आरोपियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के 2 आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को उसकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने दोनों को अंतरिम जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हालांकि शर्तों का ब्यौरा आदेश में सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले पहले के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत बताई। बेंच ने कहा कि यह मामला कानून के बड़े सवाल से जुड़ा है, इसलिए इसे सीजीआई के पास भेजा जा रहा है। अब सीजीआई इस पर विचार के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। कोर्ट का मानना है कि जमानत से इनकार के आधार पर व्यापक कानूनी बहस जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को राहत। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी है। खालिद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी मां की सर्जरी होनी है और उसे देखभाल के लिए घर पर रहना जरूरी है। साथ ही उसने अपने चाचा के 40वें समारोह में शामिल होने के लिए भी जमानत मांगी थी। खालिद ने कुल 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के इनकार के बाद खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और मानवीय आधार को देखते हुए 1 जून से 3 जून तक यानी कुल 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की। कोर्ट ने रिहाई के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। शर्तों में पासपोर्ट जमा करना, गवाहों से संपर्क न करना और मीडिया में बयानबाजी से बचना शामिल हो सकता है। हालांकि आदेश की पूरी प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। यह पूरा मामला 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत कई लोगों पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। तस्लीम अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, उमर खालिद और सरजील इमाम इसी मामले में लंबे समय से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब मामले को बड़ी बेंच भेजने के फैसले से इस केस की कानूनी दिशा तय होगी। आइए अब इंडिया लीगल रैप रिपोर्टर से समझें कि अरेस्ट के बाद एक व्यक्ति के क्या हक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो भारत का कानून उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिलता है। वहीं आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का अधिकार देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शंस 47, 48 और 49 के अनुसार अरेस्ट का कारण बताना, रिलेटिव या
या दोस्त को अरेस्ट की जानकारी देना और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। सेक्शन 43 के मुताबिक महिलाओं को आमतौर पर सनराइज से सनसेट के बीच ही अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या जबरदस्ती नहीं कर सकती। व्यक्ति को लॉयर से मिलने का भी अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में अरेस्ट और कस्टडी के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी, जिससे कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने में मदद मिली। वहीं जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरत अरेस्ट करना पुलिस की पावर का गलत इस्तेमाल है। हाल ही में विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, सिर्फ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं। हर सिटीजन को अपना लीगल राइट पता होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही जस्टिस का पहला स्टेप होता है। ये अधिकार हर नागरिक की गरिमा और न्याय की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई है। विनेश फोगाट के ट्रायल में भाग लेने का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को WFI को कड़ी फटकार लगाई। WFI ने पहलवान विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी कर पेरिस ओलंपिक में अयोग्यता को राष्ट्रीय शर्म बताया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की बेंच ने कहा कि ओलंपिक में फोगाट के साथ हादसा हुआ, लेकिन खेल प्रबंधों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय WFI उन्हें दोष दे रहा है। कोर्ट ने पूछा, क्या इसी तरह आप देश में कुश्ती की सेवा कर रहे हैं? फाइनल में वह अयोग्य हुई। क्या यह राष्ट्रीय शर्म थी? देश के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? बेंच ने WFI की बदली चयन नीति पर भी सवाल उठाया। फरवरी 2026 की नई नीति में एशियाई खेलों के ट्रायल सिर्फ 2025 से 2026 के पदक विजेताओं तक सीमित कर दिए गए। पहले असाधारण मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के लिए विवेक अधिकार था। फोगाट का आरोप है कि चयन का समय जानबूझकर उनकी मातृत्व अवधि से ओवरलैप किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा कि फोगाट जनवरी 2026 में योग्य हो गई थी और पंजीकरण भी हुआ था, मगर आयोजन से एक दिन पहले उन्हें रोक दिया गया। कोर्ट ने कहा, हम मातृत्व का जश्न मनाते हैं, निंदा नहीं। वह अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। हम क्यों ना माने कि नीति सिर्फ उनकी वजह से बदली। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या WFI पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वह देश के लिए सम्मान ला रही है तो क्या आप मौका नहीं देंगे? यह प्रतिगामी कदम है और आप चुप हैं। सरकार के वकील ने भी नोटिस पर हैरानी जताई। कोर्ट ने WFI और केंद्र से विशेषज्ञ बॉडी बनाने की कहा ताकि फोगाट की जांच हो और वह ट्रायल में भाग ले सके। यह साधारण ट्रायल है, सुनिश्चित करें कि वह भाग ले। दोपहर बाद केंद्र ने बताया कि उसने फोगाट को नहीं रोका है। ट्रायल पास करने पर सरकार छूट खंड लागू कर एशियाई खेलों में भेजने को तैयार है। SAI पर्यवेक्षक नियुक्त होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कोर्ट ने WFI से फोगाट को अनुमति देने को कहा। WFI ने 25 मई तक का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर आदेश पारित करने की बात कही। WFI ने फोगाट पर अनुशासनहीनता, डोपिंग नियम उल्लंघन और 6 महीने की नोटिस अवधि न पूरे करने का आरोप लगाया। पेरिस ओलंपिक अयोग्यता को राष्ट्रीय शर्मिंदगी और वेयर आउटबर्ड्स फेल्योर बताया। फोगाट ने कहा कि WADA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जनवरी 2026 से मंजूरी दी है। महासंघ उन्हें जबरन रिटायर करना चाहता है। 21 मई को एकल पीठ से राहत न मिलने पर उन्होंने खंडपीठ का रुख किया था। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.